सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में भूगोल से संबंधित 40 ऐसे शब्दावली का अर्थ और विवरण खुलकर समझेंगे जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और कहीं भी ज्योग्राफी सब्जेक्ट में हमें काफ़ी समझ विकसित करने में सहायक होंगे। तो पृथ्वी की संरचना से लेकर मानव जीवन के आंकड़ों तक शब्दावली, इनमें 40 शब्दों का अर्थ है। आप तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है पृथ्वी की आंतरिक शक्तियाँ जो धरातल को नया रूप देती हैं। तो इसमें सबसे पहले आप इस देख सकते हो, इधर मैप भी है, वैसे 3D में दिखाया गया है और इधर थ्योरी के तौर पर आप समझ सकते हो। पहला जो हमारा शब्द है भूगर्भीय। तो भूगर्भीय का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है पृथ्वी के भीतर उत्पन्न होने वाली शक्तियाँ जो धरातल की भूआकृतियों में विस्तृत परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है। फिर इसमें आता है दूसरा भूगर्भिक प्लेट। तो जो परपट्टी होती है, जो धरती के सबसे ऊपर जो लेयर होती है उसको परपट्टी बोलते हैं। प्लेटों की गति की वैज्ञानिक संरचनाएं भूगर्भिक प्लेटें होती हैं। ठीक है। फिर है तीसरा शब्द हमारा स्थल मंडलीय प्लेटें। इनका अर्थ होता है दुर्लभता मंडल के ऊपर तैरने वाली महाद्वीपीय भूपृष्ठ या महासागरीय अधस्तल के बड़े बड़े भाग होते हैं। तो तुम देख सकते हो, दुर्बलता मंडल ये होता है जो बीच में होता है, सबसे ऊपर होता है भूगर्भिक प्लेटें होती हैं। फिर ये परपट्टी है, आप डायग्राम भी देख सकते हो। तो फिर हम आगे चलते हैं भूपृष्ठ पर दबाव और चट्टानों का खिसकना, मुड़ना और धंसना। इस प्रक्रिया से संबंधित जितने भी शब्द हैं उनका हम अर्थ समझेंगे। तो पहले चित्र में आपको दिखाया गया है वो एक वलय है। वलय का अर्थ होता है पृथ्वी की पपड़ी पर दबाव पड़ने से किसी क्षेत्र की शैल परतों में पड़ने वाले मोड़ या वलय। अगर किसी पृथ्वी के ऊपर दबाव पड़ता है तो वो मुड़ जाती है, तो वो एक वलय होता है। ठीक है। उसके बाद में होता है भ्रंश। भ्रंश का अर्थ होता है आंतरिक हलचलों के कारण भूपृष्ठ पर पड़ी दरारें जिनके सहारे चट्टानें खिसक जाती हैं। तो ये मतलब भूमि पर जो दरार पड़ती है वो भ्रंश होती है, जो भी आंतरिक हलचल के कारण होता है। ठीक है। फिर हम अगला शब्द पढ़ते हैं निम्नजनन भूगर्भ विज्ञान में। ठीक है। धरातल की सतह के नीचे धंसने की क्रिया। तो धरातल नीचे धंसने की जो प्रक्रिया होती है उसको निम्नजनन कहते हैं। ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं भूसन्नति, जहाँ चट्टानों की मोटी परतें जन्म लेती हैं। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो, पहले गहरी द्रोणी का निर्माण, फिर मलबे का निक्षेपण होता है, फिर सतह या धंसना और अवसादी शैलों का निर्माण होता है। भूसन्नति भूप्रपट्टी के वृहत गर्त अथवा द्रोण या सैकड़ों किलोमीटर तक फैली एक गहरी खाई होती है जिसका तल दोनों किनारों की भूसतहियों से अपरदित मलबे के निक्षेपण के कारण धीरे धीरे धंसता जाता है। फलस्वरूप अवसादी शैलों की मोटी परतों का निर्माण होता है। शैलों का वर्गीकरण और उत्पत्ति और निर्माण की प्रक्रिया। तो शैलों का निर्माण कैसे होता है? आग्नेय शैलों का निर्माण, मतलब आग्नेय शैल किसे कहते हैं? वे शैल जो मैग्मा या लावा के पृथ्वी की सतह या पृथ्वी के भीतर जम जाने से बनती हैं। ठीक है। ये वे शैल होती हैं जो मैग्मा और लावा के पृथ्वी की सतह या पृथ्वी के भीतर जम जाने से बनती हैं। अवसादी शैलें वो होती हैं जो अवसादों से बनी हुई शैलें जिसमें प्राय परतदार संरचना होती है। ठीक है। रूपांतरित व कायांतरित शैलें पूर्व निर्मित आग्नेय तथा अवसादी शैलों पर अधिक दबाव या ताप के कारण भौतिक व रासायनिक परिवर्तन द्वारा बनी नई प्लेटें होती हैं। ये एक दबाव के कारण होती है। जो आग्नेय शैल होती हैं और अवसादी शैल होती हैं वो इस अत्यधिक दबाव देने के कारण रूपांतरित और कायांतरित शैलों का निर्माण हो जाता है। फिर हम अगला शब्द पढ़ते हैं उच्चावच और स्थलाकृति, ऊंचाई और ढाल का अंतर। तो उच्चावच क्या होता है? धरातल अथवा समुद्र की तलहटी पर प्राकृतिक रूप से रेखा में पाए जाने वाले ऊंचाइयों के अंतर को उच्चावच कहते हैं। ये आमतौर पर उच्चावच वो होता है जो धरातल और समुद्र की तलहटी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ऊंचाइयों के अंतर को उच्चावच कहते हैं। मैदान किसे कहते हैं? समतल अथवा बहुत कम ढाल वाली भूमि एक विस्तृत क्षेत्र होता है। पठार क्या होता है? विस्तृत ऊपर उठा हुआ एक भूभाग जिसके ऊपर का भाग अपेक्षात समतल हो और किनारे तेज ढाल वाले हों, उसे पठार कहते हैं। अब पर्वत किसे कहते हैं? पृथ्वी के धरातल का ऊपर की ओर उठा एक भाग जो काफ़ी ऊंचा होता है और साधारणतः तीव्र ढालों वाला होता है, तो उसे पर्वत कहते हैं। नवीन स्थलाकृति, युवा पर्वत और उपजाऊ मैदान। तो युवा पर्वत जैसे हिमालय, नवीन और युवा पर्वत पृथ्वी के भूपटल के नवीनतम दौर में बने मोड़दार व वरीय पर्वत जैसे हिमालय, आल्पस, एंडीज पर्वत, रॉकी पर्वत। और जलोढ़ मैदान वो होते हैं जो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई महीन गाद और शिला कणों वाली कांप अथवा जलोढ़ मृदा
मिट्टी के निक्षेपण से बना समतल भूभाग होता है। आगे हम पढ़ते हैं जलमंडल, जिसमें झीलें, लेगून और अपवाह तंत्र आते हैं। तो आंतरिक अपवाह क्या होता है? एक ऐसा अपवाह तंत्र जिसमें नदियों का जल महासागरों से नहीं मिलता और आंतरिक समुद्र व झीलों में गिरता है। मतलब आंतरिक अपवाह वो होता है जो समुद्र से नहीं मिलती, जो नदी कहीं सी झील में मिल जाती है या फिर रास्ते में ही समुद्र तक नहीं पहुंचती, और वो तो उसको हम आंतरिक अपवाह कहते हैं। झील एक जलराशि जो पृथ्वी की सतह के गर्त या गड्ढे में हो और चारों ओर से पूर्णतः स्थल से घिरी होती है। जो चारों ओर से स्थलों से घिरी होती है और तो उसे झील बोलते हैं। लेगून क्या होती है? खारे पानी की झील जो समुद्र के बालू अवरोधों तथा समुद्री जीवाओं के कारण बनती है। ये समुद्र के किनारे बनती हैं, ठीक है। जो समुद्र का जल ही होता है ये खारा होता है। फिर हम हिमानी, गुरुत्वाकर्षण से बहती बर्फ की नदी। अब हिमानी क्या होती है? जैसे पानी की मतलब जल होता है, उस जल बहता है तो नदी होता है, और जब बर्फ़ बहती है पहाड़ों से तो उसे हिमानी बोलते हैं। तो बर्फ़ या हिम का ढेर जो गुरुत्वाकर्षण के कारण अपने मूल स्थान से एक निश्चित मार्ग के सहारे धीरे धीरे गतिशील होता है, उसे हिमानी कहा जाता है। फिर हम बढ़ते हैं जलवायु विज्ञान, पवन और वायु दाब का खेल। तो इसमें हम पढ़ेंगे अपवाद, अवदाब और मानसून। तो अवदाब क्या होता है? ऋतु विज्ञान व जलवायु विज्ञान में इसका अभिप्राय अपेक्षाकृत कुछ निम्न वायु दाब वाले क्षेत्रों से होता है, आप देख सकते हो मैप में। और फिर मानसून क्या होता है? एक बड़े क्षेत्र में पवनों का बिल्कुल उल्टी दिशा में बहना, जिससे ऋतु या मौसम में अंतर उत्पन्न होता है, उसे मानसून कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं जीवन और परिवेश, पर्यावरण से पारिस्थितिकी तंत्र तक। पर्यावरण किसे कहते हैं? वे परिवेश अथवा परिस्थितियां जिसमें एक व्यक्ति अथवा वस्तु रहती है और अपना विशेष आचरण स्वभाव विकसित करती है। भौतिक तथा सांस्कृतिक दोनों तत्व होते हैं इसमें। फिर है पारिस्थितिकी तंत्र, एक तंत्र जो भौतिक पर्यावरण तथा उसमें रहने वाले जीवों से मिलकर बना होता है, उसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। फिर होता है जीवोम, एक सी जलवायु दशाओं वाले क्षेत्रों में विभिन्न वर्गों में पाए जाने वाले पादप व समूह। फिर आगे बढ़ते हैं हम तो जैव संपदा और उनका संरक्षण। तो इसमें हम वनस्पति क्या होती है? किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पेड़ पौधों का आवरण होता है, और पशु पक्षी किसी दिए हुए क्षेत्र की जैव संपदा होती है। नेशनल पार्क एक आरक्षित क्षेत्र जहां प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव जंतु तथा प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाता है, उसे नेशनल पार्क कहा जाता है। फिर हम पढ़ते हैं जनसंख्या की दरें, जन्म दर, मृत्यु दर और जनसंख्या वृद्धि। इसमें हम पढ़ते हैं जन्म दर। जन्म दर किसे कहते हैं? प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या को जन्म दर कहते हैं। फिर हम पढ़ते हैं मृत्यु दर, प्रत्येक 1000 जनसंख्या पर 1 वर्ष में मरने वाले लोगों की संख्या मृत्यु दर होती है। आधार जनसंख्या, दिए गए निश्चित समय में किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या को आधार जनसंख्या कहते हैं। जनसंख्या की वृद्धि दर, जनसंख्या बढ़ने की गति वृद्धि दर में बढ़ी हुई जनसंख्या के आधार वर्ष की जनसंख्या से तुलना की जाती है, वार्षिक व्यय या दशकीय होती है। जनसंख्या का घनत्व, स्थान और लोगों का अनुपात। जनसंख्या घनत्व प्रत्येक एक इकाई क्षेत्रफल में 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। आयु वर्ग और आश्रित अनुपात का संतुलन। तो इसमें हम जानेंगे किशोरावस्था। किशोरावस्था वो होती है जो 10 वर्ष से 19 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्ति होते हैं, बालावस्था से अधिक और प्रौढ़ावस्था से कम, जो किशोरावस्था होती है। आश्रित अनुपात, आश्रित आयु 15 वर्ष से कम और 60 वर्ष से अधिक होती है। आश्रित आर्थिक रूप से सक्रिय आयु 15 से 59 वर्ष के लोगों के बीच का अनुपात होता है। 15 वर्ष से कम वालों को चिल्ड्रन मतलब बच्चे, वर्किंग एज होती है 15 से 59 साल, और 60 साल से अधिक। जीवन प्रत्याशा का अर्थ होता है प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु। उपमहाद्वीप एक बहुत बड़ा भूखंड जो महाद्वीप के शेष भाग से एक पृथक भौगोलिक इकाई के रूप में स्पष्टतः अलग होता है। भारतीय भूभाग भारत का वह भाग जो कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तथा गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, उसे भारतीय भूभाग शब्द से जाना जाता है। आप मैप में देख सकते हो, ऊपर जम्मू कश्मीर है और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, फिर गुजरात, कन्याकुमारी। फिर होता है समय की गणना, सूर्य का प्रकाश बनाम मानक देशांतर। स्थानीय समय क्या होता है? स्थानीय समय किसी स्थान का वह समय जब सूर्य ठीक मध्य में चमकता है। और भारतीय मानक समय जो 1882 डिग्री 30
30 मिनट पूरब से निकलती है। तो ये हम भारतीय मानक समय, भारत की मानक मध्यांतर रेखा जो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का स्थानीय समय सारे भारत का प्रमाणिक समय माना जाता है। ठीक है। एक एकीकृत प्रणाली, पृथ्वी और मानव का अंतर संबंध। इसमें ऊपर में आप डायग्राम में देख सकते हो, मानसून, उच्चावच, जीवोम, भूगर्भीय, इनके बारे में हम सब ने जानकारी ले ली है। जनसंख्या का घनत्व, तो भूगर्भीय प्लेटों की हलचल से लेकर मिलियन प्लस सिटी की बसावट तक भूगोल कोई अलग अलग शब्दों की सूची नहीं है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जहाँ पृथ्वी की भौतिक संरचना, सेल, उच्चावच, जलवायु, मानसून और जीवमंडल पर्यावरण मिलकर हमारे जनसांख्यिकीय आंकड़ों, जनसंख्या घनत्व प्रवसन को आकार देती है। तो और दूसरी वीडियो में मिलते हैं अच्छी जानकारी लेकर, आपको अगर पसंद आई हो। और हम शुरुआती में थोड़ी बोलने में भी थोड़ा अजीब सा लगता है, तो आप समझने की कोशिश करना, आप रोक के पढ़ भी सकते हो। और PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पर मतलब कमेंट कर देना वीडियो में, हम आपको PDF भी दे देंगे। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।